कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है क्या सियासत है, ये चंद नज़्में मशहूर शायर सागर ख्यामी लिखते हैं जो कहीं ना कहीं मुल्क के सियासतदानों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। सियासत में जाति और समाज एक अहम फैक्टर रखता है और ये फैक्टर कोई नया नहीं है। आज बात होगी इसी फैक्टर पर जो राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में हावी होता दिख सकता है, क्योंकि प्रदेश के अहम वर्गों ने अपनी अपनी जाति को राजनीति में हिस्सेदारी देने की मांग के लिए अब एकजुट हो गए हैं। जाति को लेकर होती राजनीति आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है और यह परिपाटी हाल फिलहाल तो टूटने से रही। अब ये उन सियासतदानों की मजबूरी कह लें या फिर सियासत, उन्हें आज भी टिकट उसे ही देना पड़ता है जो उस विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण को साधता हुआ दिखाई देता है। जिस सीट पर जिस जाति के वोटर सबसे ज्यादा, टिकट उसके ही प्रतिनिधि को दिया जाता है। कोई भी दल उस जाति के प्रतिनिधि को छोड़कर दूसरी जाति के किसी भी शख्स को टिकट देने की गलती नहीं कर सकता, जिससे पार्टियों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी दें और किसको जगह से दें। राजस्थान चुनाव के लिए लगभग 3 ही महीने बाकी हैं। चुनावों में अपने समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाने के लिए प्रदेश की अहम जातियों ने साल की शुरुआत में ही मोर्चा खोल दिया था। ये उनके वर्चस्व की लड़ाई है। अभी भी हर समाज और वर्ग अपनी अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा कर महापंचायतें कर रहे हैं। महासंगम हो रहा है और इनकी एक मांग सियासत में भागीदारी। विधानसभा चुनावों के टिकट के लिए सभी जातियों ने एक सुर में मांग कर डाली है। अब तक जिन जातियों की ये महापंचायतें हो चुकी हैं, उनमें जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुम्हार, माली, कुमावत, SC/ST, अग्रवाल शामिल हैं। इन महापंचायतों का गढ़ जयपुर ही बन रहा है। यही नहीं, आने वाले दिनों में वैश्य, कायस्थ, विप्र समाज की महापंचायतें होने वाली हैं और ये सिलसिला सितंबर यानी आचार संहिता लगने तक चलने वाला है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर में होने की संभावना है, इसलिए अब ये समाज इन राजनीतिक पार्टियों पर अपना दबाव बना रहे हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं, इसमें से 59 सीटें तो आरक्षित हैं। बाकी 141 सीटें एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन रही हैं, क्योंकि हर जाति को आने वाले चुनावों में इन्हें जगह भी देनी है और सभी को खुश भी करना है। किसी भी वर्ग की नजरों में ये खुद को अखड़ता हुआ नहीं देख सकते। टिकट बांटने में पर्याप्त जगह देने में अब इन सियासतदानों को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान की सियासत ही कुछ ऐसी है कि यहाँ जातीय समीकरण को समझने में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। प्रदेश की सियासत में सत्ता का खेल जातियों के दम पर कई बार खेला गया है। जहाँ जातियों के समीकरण ने सत्ता के भविष्य की तस्वीर को बनाया है, तो वहीं किसी भी पार्टी के सपने को चकनाचूर भी किया है। ऐसे में राजस्थान का चुनाव हो और जातियों की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसका अंदाज यहाँ की जातियों की सियासत में हिस्सेदारी से समझना आसान है। बात यहाँ जातिगत फैक्टर की करें तो राजस्थान में ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, मीणा, राजपूत सबसे ज्यादा अहम जातियां मानी जाती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या जाट समुदाय की 12% है। इसके बाद गुर्जर समुदाय की 9%, इसी तरह राजपूत भी लगभग 9% हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और मीणा समुदाय के लोगों की संख्या 7% की है। अनुसूचित जाति 18% और अनुसूचित जनजाति 13% पर जाकर ठहरती है। पूरे राजस्थान में 89% हिंदू, 9% मुस्लिम और बाकी 2% दूसरे धर्म के लोग हैं। अब आंकड़ों में देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर राजस्थान में सियासी दलों के लिए जाट समुदाय क्यों अहम है। सिर्फ जाट ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर और मीणा क्यों एक खास फैक्टर माना जाता है। 12% जाट समुदाय की जनसंख्या है। पिछली बार के चुनावों में 37 विधायक जाट समुदाय से बने। इनका दबदबा इतना है कि हर बार चुनावों में कम से कम 10 से 15% तक सीटें इसी समुदाय से होती हैं। राजस्थान का नागौर इन जाट नेताओं की जन्मस्थली रहा है। यहाँ से सियासत के बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं, चाहे वो रामनिवास मिर्धा और उनका परिवार हो, परसराम मदेरना हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो। जाट बहुल जिला होने के चलते यहाँ पर सबसे ज्यादा जाट नेता ही चुने जाते हैं।
इस समुदाय की राजनीति पर पकड़ कुछ ऐसी है कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई और पार्टी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रदेश की सत्ता किसके हाथ लगेगी, इस फैसले में जाटों का एक बहुत बड़ा रोल है। पूरी 200 सीटों में से 60 सीटों पर सीधे सीधे जाट वोटर्स अपना प्रभुत्व रखते हैं। राजस्थान के सियासी गणित में जाट वोट इसलिए और अहम माने जाते हैं क्योंकि इनके वोट एक मुश्त पड़ते हैं। ऐसे में जिस दल को जाटों की ओर से हरी झंडी मिल जाती है, उसका सत्तासीन होना एक तरह से पक्का हो जाता है। जाट बेल्ट के नाम से शेखावटी का राजनीति में दमदार इतिहास रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने जाटों को साधने के लिए अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष भी जाट ही रख दिए थे। ये दोनों अध्यक्ष शेखावटी से ही निकले हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का जन्मस्थल चुरू है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर, भरतपुर ये सब जाट बहुल इलाके में आते हैं। कुल 37 विधायकों में से 22 विधायक कांग्रेस के हैं। चेतन डूडी, विजयपाल मिर्धा, मुकेश भाकर, वीरेंद्र सिंह, अमित कुमार चाचड़, दिव्या मदेरना, रामनिवास गावड़िया, गोविंद सिंह डोटासरा, हेमाराम चौधरी, रूपाराम मेघवाल, महादेव सिंह काजला, रामलाल जाट, महेंद्र चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, दीपचंद खेरिया, गुरमीत सिंह कुन्नर, लालचंद कटारिया, विनोद कुमार, कृष्णा पुनिया, विजेंद्र ओला, उदयलाल आंजना, नरेंद्र बुडानिया। वहीं बीजेपी के पास महज 10 विधायक ही इस समुदाय से हैं। मोहन राम चौधरी, नरेंद्र कुमार खीचड़, सुभाष पुनिया, पूरा राम चौधरी, कन्हैयालाल चौधरी, राम स्वरूप लांबा, सुमित गोदारा, सतीश पुनिया, राम प्रताप कासनिया, मंजीत धर्मपाल चौधरी। इसके अलावा आरएलपी से एक जाट विधायक हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल हैं और सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक गिरधारी महिया और बलवान सिंह पुनिया हैं और निर्दलीय में सिर्फ एक विधायक आलोक बेनीवाल है। वैसे देखा जाए तो जाट पॉलिटिक्स में भी बीजेपी काफी कमजोर स्थिति में है और तो और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से सतीश पूनिया को जो हटाया गया था, उसके बाद जाट समाज में नाराजगी थी, वो जग जाहिर थी। जानकार तो यह भी बताते हैं कि इससे पहले जो जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसके पीछे संदेश भी यही था कि कोई भी दल अगर जाट समाज को हल्के में लेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद भी शायद बीजेपी ने जाट समाज को हल्के में लिया और प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद से सतीश पूनिया को हटाया। इसके बाद जाट समाज में एक नाराजगी देखने को मिली और खुले मन से यह चेतावनी भी दी गई कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जाट वोट बैंक को साधने के लिए क्या प्रयास करती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो विधायकों की संख्या है, जाट विधायकों की संख्या है, उसके लिहाज से अभी अच्छी स्थिति है और सरकार में जाट नेताओं को वरिष्ठता के आधार पर अलग अलग पदों पर अच्छी जिम्मेदारी मिली हुई है। काफ़ी हद तक जाट वोट नेता कांग्रेस से संतुष्ट भी हैं। वहीं लगातार जाट महासभा मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर चुकी है। ऐसे में जाट पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस की 5 उंगलियां फिलहाल घी में है। वहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत होगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। तो बात अब करते हैं ब्राह्मण समुदाय की। ये कम्युनिटी भी राजस्थान की सियासत में काफी अहम मानी जाती है। 5 मार्च को जाट महाकुंभ के 15 दिनों के भीतर ही ब्राह्मण वर्ग ने भी अपनी ताकत दिखाने की जयपुर से हुंकार भर दी थी। मांग वही कि सियासत में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहिए। टिकटों का वितरण भी इस बार ब्राह्मणों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यहां पर ब्राह्मणों का भी समीकरण जानना बेहद जरूरी है कि कहां और किस जगह पर ब्राह्मण इन पार्टियों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण महापंचायत में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। ब्राह्मणों की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, यही मांग सभी ने एक सुर में कही थी। हालांकि कांग्रेस सरकार के कई विधायक नेता ये बात कहते रहते हैं कि गहलोत सरकार ने जितनी तवज्जो ब्राह्मणों को दी है, उतनी किसी भी सरकार या पार्टी ने नहीं दी, चाहे वो विधायकों में हो या फिर मंत्रियों में या फिर निगम और बोर्ड्स के अधिकारियों पदाधिकारियों में। हालांकि बावजूद इसके ब्राह्मण नेता और संगठन सियासत में ब्राह्मणों को कम जगह देने का विरोध जताते रहते हैं और इस ब्राह्मण महापंचायत में भी यही हुआ। अगर ब्राह्मण वर्ग का समीकरण देखें तो प्रदेश में 30 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का वर्चस्व है। इन्हीं 30 सीटों की हार जीत का फैसला यही वोट बैंक करता है। इस समय राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों पर सिर्फ 17 विधायक हैं जो इस समाज से आते हैं।
इनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक शामिल हैं। ब्राह्मण ये मांग क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे ही क्या वजह है, इसकी पड़ताल करें तो पता चलता है कि 30 से 40 साल पहले राजस्थान की विधानसभा में विधायकों की संख्या 60 से 70 रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया विधानसभा से ब्राह्मण विधायक भी सिमटते गए और 70 से 17 ही रह गए। राजनीति विश्लेषक बताते हैं कि दूसरी जातियों के सियासत में उभरने के चलते इनकी राजनीति में भागीदारी कम हो गई है। पॉलिटिकल पार्टियों का जाति आधारित टिकट बंटवारा एक बड़ी वजह है। आजादी के बाद जब पहली बार राजस्थान के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी ने करीब 41% ब्राह्मणों को टिकट दिए थे। इसके जवाब में दूसरे दलों ने महज 10% टिकट की इस जाति के नेताओं को दिए थे। आजादी के बाद प्रदेश का जो पहला विधानसभा चुनाव रहा उसमें कांग्रेस ने 41% टिकट ब्राह्मणों को दिए, जाटों को 20, महाजन को 17, मुस्लिम समुदाय को 5 और राजपूत को 2% के टिकट मिले थे। लेकिन साल दर साल ब्राह्मणों की टिकट वितरण में हिस्सेदारी कम होती चली गयी। 1952 की अगर बात करें तो 1952 में जो आंकड़ा 60 से ऊपर था, आज वो महज 17 ही रह गया है। ये महज एक नंबर नहीं है, आंकड़ा नहीं है, ये साफ दिखाता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने ब्राह्मण विधायकों के टिकट में जबरदस्त तरीके से कटौती की है, जिससे ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनकी राजनीति में पकड़ कम होती जा रही है। जानकर बताते हैं कि शायद यही वजह है कि राजस्थान को 4 मुख्यमंत्री देने वाले इस समाज ने महापंचायत का सहारा लिया। इस समुदाय ने हीरालाल शास्त्री, जन नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, हरदेव जोशी जैसे मुख्यमंत्री दिए हैं। इसके बाद भी इस समुदाय के मुख्यमंत्रियों का सूखा पड़ गया। खुद को ब्राह्मणों का पैरोकार बताने वाली भाजपा ने भी सोशल इंजीनियरिंग तो गजब की है, लेकिन ब्राह्मणों को हाशिए पर रख दिया। राजस्थान में अपने अस्तित्व के 42 साल के इतिहास में भाजपा ने सिर्फ 7 ब्राह्मण चेहरे वाले प्रदेश अध्यक्ष बनाए। शुरुआत हुई 1981 में हरिशंकर भाबड़ा से, जिनका कार्यकाल 1981 से जनवरी 1986 तक रहा। फिर इसके बाद रघुवीर सिंह कौशल, उनका कार्यकाल 1997 से 26 मई 1999 तक। फिर भंवरलाल शर्मा जो सबसे ज्यादा 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर ललित किशोर चतुर्वेदी जो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद की अगर बात करें तो 2006 से 2008 तक महेश चंद्र शर्मा, फिर 2009 से 2013 तक अरुण चतुर्वेदी और अब सीपी जोशी के नाम ये जिम्मेदारी आई। सीपी जोशी की ताजपोशी ब्राह्मण महापंचायत के कुछ दिन बाद ही कर दी गई, जिससे माना जा रहा था कि इस महापंचायत का असर पार्टी पर हुआ, या फिर यूं कहें कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह के जातीय समीकरण का ताना बाना बुना, क्योंकि भाजपा ने करीब 10 साल बाद एक ब्राह्मण चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिया। अरुण चतुर्वेदी के बाद सीपी जोशी 7वें ब्राह्मण चेहरे हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस ने 12 सालों में किसी ब्राह्मण समुदाय के शख्स को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। डॉक्टर सीपी जोशी ही कांग्रेस के आखिरी बार ब्राह्मण अध्यक्ष रह चुके थे। आपको बता दें कि कांग्रेस से ब्राह्मण चेहरे के रूप में बीडी कल्ला, गिरिजा व्यास, गिरधारी लाल व्यास, जय नारायण व्यास प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल जो ब्राह्मणों की दशा राजस्थान में है उसे ये समुदाय संतोषजनक भी नहीं कहता। अभी विधानसभा में 17 विधायक हैं, जिनमें कैबिनेट में 2 मंत्री हैं, महेश जोशी और बीडी कल्ला, 2 सांसद हैं, सीपी जोशी और अश्विनी वैष्णव, और विधानसभा अध्यक्ष का पद ब्राह्मण चेहरे सीपी जोशी के पास है। अब समुदाय की मांग ये है कि हर पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस इन्हें 30-30 टिकट दे। तो फिर अब ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या इस समुदाय की मांग पूरी होती है? क्या टिकट ब्राह्मणों के मन मुताबिक दिए जाएंगे या फिर इस समाज को हाशिए पर रख दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। जाट और ब्राह्मण के बाद अब केसरिया महापंचायत पर आ जाते हैं, जो क्षत्रिय समुदाय ने की थी। इसका राजनीति में कितना व्यापक हिस्सा है ये बताने के लिए ज्यादा दूर नहीं, जयपुर में ही 1 साल पहले हुई श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती समारोह में जाते हैं। भवानी निकेतन में हुआ ये महज एक कार्यक्रम नहीं था, ये चुनाव से 2 साल पहले क्षत्रियों का शक्ति प्रदर्शन था। क्षत्रियों के अलावा SC/ST समुदाय की महापंचायतों में भी कुछ ऐसी मांगे उठाई गई जो सियासत में हिस्सेदारी से अलग हैं। राजपूतों के बिना भारत के गौरवशाली इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आने से पहले इस समुदाय ने अपनी ताकत का एहसास प्रदेश सरकार और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को करा दिया कि उनका साथ पाने के लिए पार्टियों को उनकी मांगे माननी ही पड़ेगी। क्षत्रियों ने महापंचायत भले की हो, लेकिन इससे भी करीब 1 साल पहले उन्होंने अपनी ताकत से पूरे प्रदेश को रूबरू करा दिया था। वो था जयपुर के भवानी निकेतन में हुआ श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती का समारोह, जिसमें मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रताप सिंह खाचरिवास, राजेंद्र राठौड़, भंवर सिंह भाटी समेत पूरे देश के कोने कोने से लाखों राजपूत के सरिया साफा बांध कर आए थे।
उस मंच पर तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों धुर विरोधी पार्टियों के नेता एक ही मंच पर थे। उस दिन ये गुलाबी शहर केसरिया बाने से पट गया। इस समारोह में जुटे 80% राजपूत अकेले राजस्थान से ही थे, जो अलग अलग जिलों में आए थे और क्षत्रियों की शक्ति से पूरे प्रदेश को परिचित करा चुके थे। इसके 1 साल बाद और चुनाव से 8 महीने पहले फिर से ये केसरिया रंग बाहर आया और एक महापंचायत के नीचे सभी राजपूत नेताओं को साथ ले आया। कोई फर्क नहीं कि कौन किस पार्टी से है, मंत्री, सांसद, विधायक, समाज सेवी, कार्यकर्ता, हर किसी ने केसरिया की शक्ति का एहसास पूरे प्रदेश को करवा दिया। पहलवानों के साथ विवादों में घिरे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस महापंचायत में थे। वैसे तो इस राजपूत समाज की सबसे अहम जो मांग है वो ये है कि इनका EWS यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 14% कर दिया जाए, जो फिलहाल सिर्फ 10% है। ये मांग मुख्य तौर पर श्री राजपूत करनी सेना ने रखी है, जो 2006 में गठित हुई थी। इस केसरिया महापंचायत के जरिए इस समुदाय ने निगमों बोर्ड में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की थी। पंचायत और निकाय भी जगह देने को कहा गया। राजपूत करनी सेना ने तब कहा था कि वो राजनीतिक पार्टियों को समर्थन नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए। सरकारों ने ही अपने हित साधने के लिए उन्हें छोटे बड़े राजपूतों में बांट दिया, जिससे समाज में वैमनस्यता आ गई। हालांकि इस समुदाय ने सीधे तौर पर राजनीतिक में अपनी हिस्सेदारी की कोई मांग नहीं की, लेकिन समाज में और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को कहा, जिससे साफ है कि ये समाज भी कहीं न कहीं खुद को हर राजनीतिक गतिविधि में शामिल करना चाहता है और ये मांगे सरकार से भी की गई। अगर कांग्रेस इन मांगों को पूरा नहीं करती है और बीजेपी भी इन्हें नजरअंदाज करती है, तो चुनावों में दोनों पार्टियों को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान की जनसंख्या में क्षत्रिय समुदाय की हिस्सेदारी 7% है, लेकिन सूबे की कुल 14% की सीटों पर इनका वर्चस्व माना जाता है। इस समाज के नेता पिछले 69 सालों से जिले की 120 सीटों से टिकट लेकर जीतते आए हैं। राजपूत समाज सूबे की सियासत के लिए कितना अहम है वो इसी से पता चलता है कि साल 1952 में जहां राजपूतों को मात्र 2% टिकट दिए जाते थे, अब वो 40 से 45 टिकटों पर पहुंचा है। पूरे प्रदेश में राजपूत 37 लाख की तादाद में है। सिर्फ विधानसभा चुनावों में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी 12 से 20% सीटों पर सियासी दलों का भविष्य भी यही राजपूत तय करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो राजपूत समाज है वो एक वक्त पर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान ये समाज इस कदर नाराज हुआ कि सत्ता से बीजेपी के चले जाने का सबसे बड़ा और अहम कारण बन गया। हालांकि बीजेपी से नाराजगी के में एक नहीं बल्कि 4 बड़े कारण हैं, जिसमें गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का टिकट काटना और गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष न बनाया जाना। कई राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी की हार की बड़ी वजह मानते हैं और ये भी मानते हैं कि मौजूद दौर में भी ये नाराजगी की गई है। अभी कुछ दिन पहले सीकर के खाचरेवास में एक बड़ी सियासी बिसात बिछी थी। यहाँ राजस्थान के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर एक स्मृति दिवस आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। इन नेताओं ने शेखावत के लिए किए गए कामों को याद किया और उन्हें जननेता बताया। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये कार्यक्रम भैरव सिंह शेखावत के लिए तो था ही, लेकिन इससे बीजेपी ने राजपूतों को साध लिया। क्षत्रिय वर्ग की नाराजगी को कहीं न कहीं कम करने की कोशिश भी इस कार्यक्रम से की गई है। अब इसमें बीजेपी के हाथ सफलता लगी या फिर अभी भी राजपूत नाराज हैं, ये तो चुनाव के दौरान ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। सूबे की सियासत में ही नहीं बल्कि जातीय समीकरण में भी SC/ST वर्ग और अग्रवाल समाज की भी अच्छी खासी पैठ है। इसीलिए यहां की राजनीति में इस वर्ग को तो कोई भी दल चाहकर भी साइड नहीं कर सकता। इन्होंने भी अपने समुदाय के लिए कई सियासी और सामाजिक मांग की हैं। राजनीतिक दलों पर इन मांगों का क्या फर्क पड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए। जिस दिन जयपुर का एक छोर केसरिया रंग में रंगा हुआ था, उसी दिन शहर के दूसरे छोर पर SC/ST वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर रहे थे। तो 23 जुलाई को अग्र महाकुंभ का आयोजन कर अग्रवाल समाज के लोगों ने सियासी दलों को ये बता दिया कि उन्हें भी याद रखा जाए, कहीं इतनी जातियों के बीच उन्हें भुला ना दिया जाए। 2011 की जनगणना के मुताबिक सूबे में 17.83% आबादी SC वर्ग से है और 13.48% लोग ST से है। राजस्थान में 10% से ज्यादा आबादी किसी वर्ग की होती है तो वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी होती है।
राजस्थान में कुल मिलाकर 272 जातियां बसती है। इनमें से 51% ओबीसी में आती है। इनमें भी 91 उपजातियां हैं। इन्हीं में जाट आते हैं जो 9% है, 5% गुर्जर और 4% माली है। इसके बाद फिर एससी वर्ग आ जाता है। इनमें 59 उपजातियां हैं, जिनमें मेघावत 6% और बैरवा 3% है। अनुसूचित जनजाति में 12 उपजातियां आती हैं, जिनमें 7% मीणा और 4% भील है। इसलिए इस वर्ग का समीकरण जरा पेचीदा है, लेकिन राजस्थान के लिए एक कहावत मशहूर है कि जिसने सूबे का ये समीकरण सुलझा लिया, सत्ता भी उसकी हो गई। बीते 2 अप्रैल को जयपुर में एक तरफ जहां विद्याधर नगर स्टेडियम में राजपूतों ने महापंचायत के जरिए अपनी ताकत को केसरिया बिगुल फूंका था, तो दूसरी तरफ उसी दिन मानसरोवर में SC/ST वर्ग ने भी महापंचायत कर अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने दलित और आदिवासियों के लंबित पड़े मामलों को केंद्र और राज्य के स्तर पर भी खत्म करने की मांग की थी। इसके अलावा जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण को भी बढ़ाने को कहा था। हालांकि इस वर्ग ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जैसी कोई मांग नहीं की, जैसा कि दूसरे वर्गों ने अपनी अपनी महापंचायतों में की है। लेकिन इस वर्ग को हर पार्टी साधने में लगी हुई है। सीएम अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के चलते इस वर्ग को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस वर्ग को साधने में लगी हुई है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम का दौरा है। दौसा में हुई जनसभा और जेपी नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे में देखने को मिल जाता है। नड्डा ने यहाँ जनजाति के प्रबुद्ध लोगों से मीटिंग की थी। राजस्थान विधानसभा में SC वर्ग के लिए 34 और ST वर्ग के लिए 25 सीटें आरक्षित की हुई है। कुल 59 सीटें राजस्थान की सियासी खेल का रिजल्ट तय करती हैं। 2018 की अगर बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 31 सीटें जीती थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 21 विधायक ही आए थे। ST सीटों की अगर बात करें तो ये उदयपुर डिवीजन से ज्यादा आती हैं। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद की सीटें शामिल हैं। SC सीटें पूर्वी राजस्थान में ज्यादा आती हैं। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद की सीटें शामिल हैं। SC सीटें पूर्वी राजस्थान में ज्यादा आती हैं, जो जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर में है। यहाँ की 8 SC सीटों में से 7 कांग्रेस के पास है, जिन्हें बीजेपी अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा का 29 जून को हुआ भरतपुर का दौरा भी कहीं न कहीं इसकी बानगी दिखा रहा है, क्योंकि भरतपुर में एक भी सीट भाजपा पिछली बार जीत नहीं पाई थी। वहाँ से इसका सूपड़ा साफ हो गया है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी को अपने केंद्रीय नेताओं का सहारा ही इस सियासी भंवर से पार लगा सकता है। इन महापंचायतों का असर इन पार्टियों पर इस कदर पड़ा है कि ये समझ नहीं पा रही कि किस जाति वर्ग के प्रतिनिधियों को टिकट दे और किसे नहीं, क्योंकि ये किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए ये अब काफी पेचीदगी वाला काम हो गया है। कुमावत महापंचायत में भी इस वर्ग ने दोनों पार्टियों से 10-10 टिकट मांगे हैं। इधर माली महासंगम भी इस समाज ने सियासत में हिस्सा देने का मांग की है। गौरतलब है कि इस समाज से एकमात्र विधायक ही पूरी 200 सीटें वाली विधानसभा में है और वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ये बात खुद सीएम गहलोत कई बार कह चुके हैं। ऐसे में सियासत में माली समाज की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए माली समाज एकजुट हुआ। इस महासंगम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2018 के चुनाव में इस समाज को बीजेपी से 6 टिकट मिले थे और कांग्रेस से 4 मिले थे। अगर समाज एकजुट रहता है तो उसे फिर 20-20 टिकट मिलेंगे। मौर्य की अगर माने तो बीजेपी इस बार माली समाज के नेताओं को 20 टिकट देने को तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये समीकरण भी देखना होगा कि किस सीट वे इस समाज का प्रतिनिधि उतार रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 4 टिकट में सिर्फ 1 टिकट पर ही प्रत्याशी की जीत हुई थी और वो खुद मुख्यमंत्री गहलोत थे। आपको बता दें कि माली समुदाय का ये महासंगम भरतपुर के उस आंदोलन के बाद हुआ जिसमें सैनी समाज के लोगों ने जयपुर आगरा हाईवे जाम कर दिया था और 12% आरक्षण की मांग की थी। एक आंदोलनकारी मोहनलाल सैनी ने आत्महत्या भी कर ली थी। सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति के नेता मुरारी लाल सैनी की रिहाई को भी मांग कर रहे थे। हालांकि उनकी रिहाई के बाद भी ये आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा था। आखिर 12 दिनों के बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। जब सीएम गहलोत ने सर्वे की बात कही तो स्वीकार किया गया। इससे ये पता चलता है कि ये समाज दोनों ही पार्टियों के लिए कितना जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक दलों के सामने ये है कि आखिर किसे किस अनुपात में टिकट दिया जाए। पिछले चुनावों में टिकट वितरण की परिपाटी को देखें तो पता चलता है कि जाट समाज की संख्या को देखते हुए सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस और भाजपा इन्हीं को देती है। दोनों ने पिछले चुनाव में करीब 30-30 टिकट जाट समाज को दिए थे। इसके बाद राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण, गुर्जर, ओबीसी, SC, ST को टिकट दिए गए। जाटों को सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वी राजस्थान में तो गुर्जर, मीणा समाज का ज्यादा प्रभाव है, तो कांग्रेस और बीजेपी ने इन समाज के नेताओं को टिकट दिए हैं।
हड़ौती संभाग में ब्राह्मण, वैश्य, धाकड़ समाज को मौका दिया जाता है। राजनीतिक दल अक्सर जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर जनहित को प्रमुख मुद्दा मानने का दावा करते हैं, मगर राजस्थान की सियासी तस्वीर को देखें तो लगातार यह सामने आ रहा है कि अभी भी राजनीति में जातीय जकड़न बहुत गहरी है। लगातार हो रहे जातीय सम्मेलन और उन सम्मेलनों में राजनीतिक दलों की मौजूदगी यह साफ बयां कर रही है कि राजनीति में जाति की भूमिका अभी भी कितनी प्रबल है। समाजों के सम्मेलनों की आड़ में सियासी लाभ की बाट जो रहे राजनीतिक दलों के लिए बड़ी जातियों का सीएम की मांग और अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।